हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, और हमने साथ ही साथ उसमें ये देखा था कि कूलाम का नियम में जो आखिरी रिजल्ट आया था वहाँ पे हमने ये बताया था कि ये जो अगर दो बिंदु आवेश थे, दोनों बिंदु आवेश किस तरह से न्यूटन के तीसरे नियम अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम वहाँ पे किस प्रकार से वैलिड होता है। अर्थात एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना बल लगा रहा था, दूसरा वाला चार्ज भी पहले वाले चार्ज पे उतना ही बल लगा रहा था। तो आज हम दूसरी टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है सतत आवेश वितरण। अब जिस टॉपिक का नाम क्या है, सतत आवेश वितरण, जिसके कारण किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत बल, जो सतत आवेश वितरण है, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत बल क्या होता है। सबसे पहले लिटरली हम इसको सामान्य शब्दों में समझते हैं कि इसका बेसिक मतलब क्या है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हम अलग अलग तरह के पदार्थों के शेप और साइज के बारे में जानते हैं। जैसे अगर मैं ये बात करूँ तो एक सीधा है, ये लीनियर है, ये रेखी है। तो यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज दे दें और वो जो चार्ज है वो चार्ज इसके पूरे सरफेस पे आ जाए, मतलब यहाँ पे फैल जाए, ये लीनियर होगा, रैखिक होगा। अगर हम एक टेबल ले लें, टेबल का जो सरफेस होगा वो पृष्ठ होगा, पृष्ठ ही होगा। अगर हम कोई एक बॉल ले लें और बॉल पे अगर हम चार्ज दें तो वो वॉल्यूम, उसके पूरे वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से जो हमने टॉपिक की बात किया है, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल, तब हम इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक तो होगा रैखिक। रैखिक क्यों? क्योंकि अगर कोई एक पतला तार है, उस पतले तार पे एक पतला तार है, उस पतले तार पे अगर हमने चार्ज दिया तो जो चार्ज है उस तार पे, तार की पूरे लंबाई में वितरित हो जाएगा। अगर हमने कहा पृष्ठ, तो जब हम कोई चार्ज देंगे तो वह चार्ज एक समान रूप से उसके पूरे पृष्ठ पे वितरित हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा, अगर हम कोई एक गोला ले लें और गोले पे आवेश दें तो वह उसके पूरे आयतन में फैल जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पहले टाइप का जो रैखिक आवेश वितरण है वो क्या होता है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसमें हम बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था? सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत बल क्या होगा। और ये क्या होती है? सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला रैखिक आवेश वितरण, इसके बारे में हम ये समझ लें। अगर हम कह दें कुछ इस प्रकार से, अगर मैं इसे मान लूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसा हमने मान लिया। इसको हमने कहा कि एक पतला तार है, उस पतले तार की लंबाई कैपिटल एल है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान है। मान लिया कि एक कोई पतला तार है, ये पतला तार सीधा भी हो सकता है, मुड़ा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने मान लिया कि कोई एक तार है जिस तार की कुल लंबाई कितना है? कैपिटल एल है। और हमने मान लिया कि इस तार का रैखिक आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम समझना चाहें, लैम्डा मतलब कि पूरे लंबाई में कितना आवेश है। मैंने यहां मान लिया क्या? लंबाई। तो कुल लंबाई में कुल कितना आवेश है, इसी को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। कुल लंबाई, या हम इसे कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में आवेश, इसी को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। ये लंबाई के लिए होता है। जब भी हम लंबाई की बात करेंगे तो हम उसे लिए रैखिक आवेश घनत्व की ही बात करेंगे कि प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूं। हमने मान लिया कि कोई एक पतला तार है सॉरी, एक पतला तार है और उस एक पतले तार की कुल लंबाई कितना है? कैपिटल एल है। और इस तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। लैम्डा क्यों?
प्रति एकांक आयतन में आवेश। कितने आवेश है? ठीक है, हमने मान लिया कि जो पतला तार है यह छोटे छोटे खंड अवयवों या अवयव खंड से मिलकर बना होगा। उन्हीं में से मैंने मान लिया एक छोटा सा खंड यहाँ पे है, ये मैंने मान लिया छोटे छोटे भागों में मिलकर बना होगा, उसमें से एक छोटा सा भाग ये है और इस छोटे से भाग की लंबाई कितना है? dl है, और इस पे चार्ज कितना है? dq है। ठीक है, हम कुल चार्ज की अगर बात करें तो कुल चार्ज को हम क्यों मान सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया क्या यहाँ पे कि यहाँ पे कितना है? dq, क्योंकि छोटा सा भाग लिया है, छोटे से खंड अवयव की बात किया है, उस छोटे से खंड अवयव की लंबाई कितनी है? dl। तो उस छोटे से खंड अवयव लंबाई dl पे आवेश कितना होगा? छोटा सा ही होगा, dq। तो यहाँ पे dl है और ये dq है। एक और बात, हम इसको मान लें मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से ये जो दूरी है उसको, या दूरी ना कह के हम ये कह ले कि मूल बिंदु से ये जो dl है इसकी स्थिति सदिश कितनी है? r डैश। और यहां dl से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पे क्या रखा हुआ है? कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। एक और बात जान लेते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से कि परीक्षण आवेश क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प सूक्ष्म धनावेश है जिसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। मतलब ये जो Q नॉट है, इसको Q नॉट लिखते हैं, यह एक अत्यंत अल्प सूक्ष्म धनावेश है, इसका खुद का कोई अपना चार्ज नहीं होता है और ये मूल वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं डालता है। और एक मजेदार बात कि यह काल्पनिक है, यह वास्तविक नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे फिर से एक बार पूरी बात को मैं एक साथ रिपीट करता हूं। मान लिया कैपिटल L लंबाई का एक तार है और उस पे एक समान आवेश सतत रूप से वितरित है, ये सीधा भी हो सकता है, मुड़ा हुआ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने मान लिया इस तार को छोटे छोटे खंड अवयवों से मिलकर बना है, उन्हीं में से एक छोटा सा खंड अवयव क्या है? dl है, जिसका आवेश क्या है? dq है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की संख्या, मात्रा। और मैंने मान लिया मूल बिंदु से इसकी स्थिति सदिश कितना है? r डैश। और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है। और यहां से कितनी दूरी है, या स्थिति सदिश क्या है? r है, वेक्टर r है। तो हम ये दूरी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये दूरी कैसे निकलेगा? हम हमेशा जानते हैं कि अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें तो ये अंतिम है, ये प्रारंभिक था, तो ये हो जाएगा r माइनस r डैश, ये हो जाएगा। इसको हम r माइनस r डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूरी यहां से लेके यहां तक का दूरी कह लेते हैं। तो इसको हम समझ लेते क्या दिया हुआ है? तार पर रैखिक आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा, मतलब प्रति एकांक लंबाई में आवेश। माना कि एक सूक्ष्म अवयव खंड dl, ये छोटे छोटे खंड अवयवों से मिलकर बना हुआ है, तो एक छोटा सा खंड क्या मान लिया? dl मान लिया, जिस पर आवेश क्या है? dq है। और हम जानते हैं कि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे लंबाई। तो यहाँ कितनी आवेश है? dq, ये लंबाई क्या है? dl, तो dq अपान dl। तो यहां से dq का मान कितना आ जाएगा? लैम्डा dl आ जाएगा। ठीक है, अब वही बात जो मैंने आपको बताया वही चीज में लिखा है कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इसकी स्थिति सदिश कितना है? r डैश है, और इसकी स्थिति सदिश कितना है? r है, ये लिखा है। माना खंड dl का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? r डैश। मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r पर एक बिंदु क्या है? P है, और इसी बिंदु पे क्या रखा हुआ है? एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब आप गौर करिए कि कूलाम के नियम के अनुसार हम बात कर सकते हैं, दो बिंदु आवेश, एक आवेश यहां हो गया, दूसरा आवेश यहां हो गया, दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है या एक कुलम्बिक फोर्स कार्य करता है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। क्या होता है देखिए, ये छोटा सा आवेश था, ये छोटा सा खंड था dl, उस छोटे से खंड पे आवेश क्या था? dq। तो यहां बल भी क्या लगेगा? छोटा सा ही, तो हम उसको क्या लिखेंगे? df, 1/4πε0 q, यहां का ये मान ले Q नॉट,
इंटू डी क्यू, क्यू वन इंटू क्यू टू आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ क्या, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपान आर स्क्वायर। तो क्यू वन की जगह क्या है भाई, क्यू नॉट, क्यू टू जगह क्या है, डी क्यू, बीच की दूरी कितना निकाल लिया, r12, इसका क्या होता था, होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहीं पे यूनिट वेक्टर लगा दूं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कूलाम के सदिश स्वरूप में यही पढ़ा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपान आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वेक्टर r अपान r, तो क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपान आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, और यहाँ वेक्टर आर। ठीक, तो यही यही सेंस यहाँ लेके चलेंगे, तो आर माइनस आर डैश का होल क्यूब, आर माइनस आर डैश, क्योंकि ये दूरी है, ये डिस्टेंस है, यही इन दोनों के बीच की दूरी है, तो ये समझिए आर है, ये आर क्यूब है, ये आर आर है, ये आर क्यूब है, तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्या, ये इनके बीच लगने वाला फोर्स। अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या होगा। ये तो हमने क्या निकाला, df। अच्छा एक चीज और देखिए, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जरा गौर करिएगा। तो समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 1 से dq का मान रख दें, यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 से dq का मान, dq का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये df ऐसे ही रहेगा, df, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, और डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल अपॉन मॉड में ये मैग्नीट्यूड है r माइनस आर डैश का होल क्यूब, और ये हो जाएगा आपका r माइनस आर डैश। ये तो सिंपल सी बात है कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम ये कहे हैं कि इनके बीच जो ये कूलम्बिक फोर्स है वो कितना आएगा, और ये छोटे से, ये जो छोटा सा अवयव है, इस छोटे से अवयव पे ये छोटा सा चार्ज है, और इस छोटे से चार्ज के कारण ये जो यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, ये इस पे कितना बल लगाएगा, छोटा सा बल लगाएगा। तो ये छोटे से बल की बात किया। अगर हम ये कहें कि संपूर्ण तार पे जो आवेश है उसके कारण क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा, अब हम उसकी बात करेंगे कि कितना बल वो लगाएगा, कि कितना बल उस क्यू नॉट के, सॉरी, वो जो पूरा तार है, पूरे तार पे जो चार्ज है संपूर्ण तार के कारण, या तार पे जो आवेश वितरित हुआ है उसके कारण उस क्यू नॉट पे कितना बल लगेगा, अब हम उस बल की बात करेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि थोड़ा इसको अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन लिख देते हैं, अरेंज कर लेते, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लेते हैं क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर डैश का होल क्यूब, आर माइनस आर डैश। यहां लिखता हूं संपूर्ण रैखिक, मतलब यहां पूरे आवेश के कारण, रैखिक आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। देख लीजिए कैसे निकालेंगे हम, तो अब हम पूरा समाकलन करेंगे कि पूरा का पूरा अब ये पूरा यहां से लेके पूरी चार्ज है, ये पूरी चार्ज यहाँ पे कितना लगेगा, एक मिनट। तो हम देखते हैं क्या होगा यहां से कि संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण, एक मिनट, यहाँ आवेश के कारण क्यू नॉट पर बल, तो ये इस जो मैंने पतले तार की बात किया था, इस पे जितने भी आवेश हैं,
ये पूरे के पूरे तार पे जो आवेश है, कुल आवेश, इस पर कितना बल लगाएंगे। अब हम इसका करेंगे समाकलन, डी एफ। यहां भी टोटल लंबाई कितनी है, एल, पूरी लंबाई की वजह से इसको लिखिए आप क्यू नॉट अपान 4πε0 लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर डैश होल क्यूब आर माइनस आर डैश। चलिए ये डी एफ जो है, अब ये टोटल जो छोटा सा फोर्स था ये बड़ा फोर्स हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म वो बाहर हो जाएगा। जैसे कांस्टेंट टर्म क्या बाहर हो जाएगा, क्यू नॉट 4πε0 को भी बाहर ले लिया, ठीक है। ये लैम्डा यहाँ रखा मैंने, एल सॉरी एल यहाँ रखा मैंने, यहाँ से ले लिया लैम्डा को यहाँ रहने दिया, आर माइनस आर डैश वेक्टर आर डैश अपॉन आर माइनस आर डैश ऑफ होल क्यूब आर माइनस आर डैश इंटू ये वाला क्या है, सॉरी 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 पहले लिख दिया था मैंने। तो ये यहाँ से क्या बचा, डी एल बचा। तो ये है आपका कि ये हमारा है, ये क्या है, ये हमारा है कि रेखीय आवेश वितरण के कारण किसी तार, एक तार है, उस तार के कारण किसी बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q नॉट पे लगने वाला कुल बल। यहां से हम ये निकाल पाएंगे कि कुल कितना बल यहां से लगेगा, ये कुल बल का मान है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और हम आज ही तीनों तरह की बात करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तीनों को एक साथ बता देना ही सही है। तो ये तो हमारा रहा पहले टाइप का। अब हम बात करते हैं कि दूसरे टाइप क्या होता है। अब उसको हम समझते हैं दूसरे टाइप का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे टाइप के पृष्ठ आवेश वितरण के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अभी तो हमने एक सीधी तार के बारे में या मुड़े हुए तार के बारे में बात किया। अब हम ऐसा कहें कि एक कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, और वह जो पृष्ठ है वह पृष्ठ भी छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है। तो उनमें से एक छोटा सा अवयव है, जिस छोटे से अवयव का जो पृष्ठ है उसको मैंने मान लिया ds है, और जो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। सिग्मा का मतलब क्या होगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में। वहां पे हम क्या बात कर रहे थे, लंबाई की। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कैसे होगा, ये देख लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे, हमने सिग्मा की बात किया। क्या बोलेंगे कि आवेश किसमें, क्षेत्रफल में। आवेश किसमें, क्षेत्रफल में। तो हमने कहा कि ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ एक समान रूप से आवेशित है, और इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कितना है, यस है, ठीक है। और इसमें से यह जो पृष्ठ है छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना एक छोटा सा अवयव ये है। इस छोटे से अवयव का क्षेत्रफल कितना है, ds है, और इस पे आवेश कितना है, dq है। और यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु पे P पर Q नॉट चार्ज। बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस वही पुराने के जैसा है। यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। फिर मूल बिंदु से इसकी स्थिति से कितनी है, r डैश। इस बिंदु P की स्थिति से कितना है, r है। तो ये दूरी कितना आ जाएगा, वही सेम आएगा, r माइनस r डैश आएगा। पढ़ लेते हैं क्या दिया है। पृष्ठ आवेश वितरण की बात करना है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होती है, सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश। तो कितना है, वहां पे है dq, क्षेत्रफल कितनी है, ds। तो dq वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा ds आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे है। माना कि एक सूक्ष्म अवयव खंड क्या है, ds है, जिस पर आवेश कितना है, dq है। तो सिग्मा की वैल्यू dq अपान ds। तो dq का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा ds आ जाएगा। फिर वही बातें जो पहले लिखी गई थी। माना खंड ds का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति से कितना है, r डैश। मतलब यहां से इसकी स्थिति से कितना, इतनी दूरी कितना है, r डैश है, और यहां से इसकी दूरी कितना r। वही चीज लिखा है यहाँ पे कि मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r पर एक बिंदु P है,
जिस पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश डी क्यू, यहाँ पे आवेश क्यू नॉट, दोनों के बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। क्या होता है, 1/4πε0। यहाँ पे आवेश क्या है, डी क्यू, यहाँ पे आवेश क्या है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट डी क्यू, दूरी कितना है, r माइनस आर डैश का होल क्यूब, r माइनस आर डैश। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इस डी क्यू की जगह पर ये वाला मान रख दें, अगर डी क्यू जो ये मान रखेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस हो जाएगा, r माइनस आर डैश अपन r माइनस आर डैश का होल क्यूब। फिर से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। डी एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट को बाहर ले लिया इधर, 4πε0 सिग्मा डी एस अपन r माइनस आर डैश का होल क्यूब, r माइनस आर डैश। ये तो हुई अभी सिर्फ इतनी सी बात कि ये जो छोटा सा अवयव है ये इस पे कितना बल लगाएगा, क्यू नॉट पे। अब ये पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ इस क्यू नॉट पे कितना बल लगाएगा वो निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण क्यू नॉट पे लगने वाला बल छोटा सा था, तो डी एफ, अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। डी एफ क्यू नॉट अपन 4πε0 सिग्मा डी एस अपन r माइनस आर डैश का होल क्यूब, r माइनस आर डैश। सिंपल, क्यू नॉट 4πε0 क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, बाहर हो जाएगा, क्या बचा, सिग्मा r माइनस आर डैश अपॉन r माइनस आर डैश का होल क्यूब इंटू डी एस। पूरी प्रोसेस एक बार में समझिए क्या कहना चाहा है। ये कहा है कि कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ छोटे छोटे अवयव से मिलकर बना है। इस छोटे से अवयव पे जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ds है, और यह इस पूरे पृष्ठ में एक समान रूप से आवेश जो है वो वितरित है। छोटे से अवयव के कारण किसी दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहाँ पे क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उस पर लगने वाले बल का मान निकाल दिया। इसका जो पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा होती है। अब मीन्स क्या होता है उसका, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, वो कर लिया मैंने। तो पहले छोटे से पृष्ठ के कारण लगने वाले बल का मान निकाल लिया, क्यू नॉट पे कितना लगेगा। अब फिर संपूर्ण पृष्ठ के कारण कितना बल लगेगा वो ये निकल गया। ये था दूसरा वाला। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम आयतन वाली बात करेंगे कि तीसरा टाइप का क्या होता है, और यही आखिरी टाइप का है कि आयतन आवेश वितरण क्या होती है, देखते हैं वो कैसे होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे टाइप और आखिरी वाले टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है आयतन आवेश वितरण। ये थर्ड टाइप है, आयतन आवेश वितरण। ये क्या होता है, अब इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं। हमने मान लिया कि एक गोला या एक घन लिया, कैसा होता है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, इसको हम आयतन वाला बात करते हैं या घन कहते हैं। जिसमें ये तीनों डायमेंशंस होती हैं उसको हम कहते हैं आयतन या घन। अब सुनिए, अगर हम कुछ इस प्रकार की कोई वस्तु लिए और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, मतलब घन है या क्यूबिकल है, तो अगर हम उसमें एक समान आवेश देते हैं, मान लो धनावेश दिया, तो पूरा का पूरा जो धनावेश है वो पूरे उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। अच्छा, अगर हम ये मान ले कि उस संपूर्ण आयतन में से एक छोटा सा भाग मान लिया जिसका आयतन क्या है, dv है, पूरे की पूरे में से एक छोटा सा भाग लिया जिसकी आयतन क्या है, dv है, उस पे आवेश क्या है, dq है, और आयतन आवेश वितरण क्या है, रो है। अब फिर समझिए रो का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। रो का सेंस होता है कि आवेश बटे आयतन, अर्थात प्रति एकांक आयतन में आवेश। अगर हमने मान लिया कि उस पे जो आवेश था छोटा सा dq, आयतन कितना है dv, तो ये यहाँ पे dq कितना आ जाएगा, रो dv के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो फिर से एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूं। एक ऐसा से कंसिडर किया जिसकी आयतन कुछ हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, मैंने गोला मान लिया, ठीक है, गोला है, तो गोले पे हमने आवेश दिया, धनावेश मान लिया, तो धनावेश एक समान रूप से वितरित हो गया। उस गोले का आयतन क्या था, v था। तो मैंने मान लिया वो गोला छोटे छोटे अवयव खंडों से मिलकर बना होगा, उसमें से एक छोटा सा अवयव खंड लिया जिसकी आयतन क्या थी, dv, जिसपे आवेश क्या था, dq, ठीक, और उसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। रो का मतलब क्या होता है, प्रति एकांक आयतन में आवेश, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, आवेश बटे आयतन, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv, तो dq बटे रो dv। सारी की सारी प्रोसेस एकदम वैसे होना है, कोई चेंज नहीं होगा। अगर एक समझ में आया आपको तो तीनों समझ में आ जाएगा।
यहाँ देख लेते हैं। तो आयतन आवेश वितरण के बारे में, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो। रो का मतलब क्या होता है, आवेश बटे आयतन, dq अपॉन dv, dq इज इक्वल टू रो dv। माना एक सूक्ष्म अवयव खंड dv है जिस पर आवेश क्या है, dq है, तो रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv, तो dq वैल्यू क्या हो जाएगी, रो dv। बाकी सारी बातें वही मैंने मान लिया क्या है, एक ये कोई पृष्ठ, इसमें आयतनिक पृष्ठ है, यहाँ पे इसका जो छोटा सा खंड है उसका आयतन कितना है, dv है, इस पे आवेश कितना है, dq है, यहाँ दूरी कितना मान लिया, r माइनस r डैश, दूरी पर एक बिंदु क्या है, p है। मतलब पहले ये क्या कहोगे, पहले कहोगे कि मूल बिंदु से ये जो खंड है इसकी स्थिति सदिश कितना है, r डैश, बिंदु p की स्थिति सदिश कितना है, r, इनके बीच की दूरी फिर क्या निकल जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, r माइनस r डैश। फिर इसके कारण इस पे लगने वाला बल निकालेंगे, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। माना खंड dv का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r डैश है, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति वेक्टर r का r पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल का मान निकालेंगे। वही बल का मान कैसे निकालोगे, एक आवेश यहाँ पे है, दूसरा आवेश यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी पता है, तो कूलम का नियम लग जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, Q नॉट dq अपन r माइनस r डैश का होल क्यूब, r माइनस r डैश। हम फिर क्या करेंगे, यहां से ये जो dq दिया हुआ है, ये dq को मान यहां रख देंगे, वही लिखा समीकरण 1 से dq को मान समीकरण 2 में रखने पे 1/4πε0 Q नॉट, dq की वैल्यू कितना है, रो dv अपन r माइनस r डैश का होल क्यूब, r माइनस r डैश, Q नॉट अपन 4πε0 रो dv अपॉन r माइनस r डैश का होल क्यूब, r माइनस r डैश। ये तो क्या है, ये इस छोटे से खंड के कारण इस Q नॉट पे लगने वाले बल का मान है। तो संपूर्ण आयतन, पूरा आयतन कितना है, v, तो संपूर्ण आयतन के कारण कितना लगेगा, समाकलन करेंगे, df v लिया यहाँ पे Q नॉट अपन 4πε0 रो dv अपन r माइनस r डैश का होल क्यूब, r माइनस r डैश। ये चीजें बाहर ले लो, कांस्टेंट है, रो r माइनस r डैश अपन r माइनस r डैश का होल क्यूब dv। तो ये पूरे के पूरे आयतन के द्वारा इस Q नॉट पे लगने वाले बल का मान है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने तीन तरह के आवेश वितरण की बात किया। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा हमने बात किया आयतन आवेश वितरण। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी, लेकिन आज की जो टॉपिक है ये टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, इसको जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो हम आगे के जो आने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर नहीं आपको आएगी तो दिक्कतें करेगी, प्रॉब्लम्स होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, और सारी चीज़ें लिखी है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आप हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू सो मच, खुश रहे, मस्त रहे, बाय बाय।